जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हमने विद्युत की शुरू किया था और हमने अमीटर तक पढ़ लिया था। अमीटर में हमने पढ़ा था कि जो अमीटर होता है वो क्या काम आता है, धारा को मापने में। धारा को मेजर किया जाता है किसकी सहायता से, अमीटर की सहायता से। अब बच्चों अमीटर कैसा होता है, एक गोल घड़ी जैसा उपकरण होता है जिसपे दो टर्मिनल लगे हुए होते हैं और इसको किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये होता है अमीटर। यदि ऐसी ही घड़ी आपको दिखे और वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई दिखे किसी भी परिपथ के साथ, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वोल्टमीटर। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था और ये भी पढ़ा था कि अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा अमीटर उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छा अमीटर होगा। और एक बात और पढ़ ली थी कि प्रतिरोध यदि शून्य हो जाए, यदि अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाए तो वो आदर्श अमीटर होता है। लेकिन बच्चों आदर्श चीजें बनाना संभव नहीं होती है, इन्हें केवल हम कल्पना मात्र से बनाते हैं और अजम्पशन लेते हैं, सोच लेते हैं कि यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता और उससे तुलना करके बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बच्चों अगला हमारा टॉपिक है आज का वोल्टमीटर। बच्चों जैसे अमीटर था उसी प्रकार का यंत्र होता है वोल्टमीटर। ये क्या काम आता है, वोल्टता या विभवांतर नापने में। विभवांतर का मेजरमेंट किया जाता है किसकी सहायता से, वोल्टमीटर। और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इसका रेसिस्टेंट है वो उच्चतम रहे। तो इसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध उच्चतम रखने के लिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और जिस वोल्टमीटर का जितना अधिक प्रतिरोध होगा वो उतना ही उच्च वोल्टमीटर या बेस्ट वोल्टमीटर माना जाता है। और अनंत हो जाए, यदि किसी का प्रतिरोध अनंत हो जाए, इतना हो जाए जिसे मापना भी संभव ना हो, तो वो हो जाएगा आदर्श वोल्टमीटर। और इसी तर्ज पे जो सर्वोत्तम श्रेणी के वोल्टमीटर होते हैं, सर्वोत्तम श्रेणी के वोल्टमीटर होते हैं, वो इसी तर्ज पे बनाए जाते हैं कि उनका जो प्रतिरोध है वो अधिक से अधिक रखा जाए, जिससे कि बेस्ट वोल्टमीटर बनेंगे। बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा के प्रकार। बच्चों विद्युत धारा के प्रकार में पहला हमारा रहेगा प्रकार दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है बच्चों, इसे इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं डीसी। और जो सेकंड है प्रत्यावर्ती, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसे कहते हैं बच्चों एसी। तो बच्चों जो डीसी होती है ये इस प्रकार से होती है कि इसका जो परिमाण होता है और जो फ्लो की दिशा होती है, प्रवाह की दिशा होती है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। डीसी में परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो इस प्रकार की जो धारा होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। इसी प्रकार से यदि इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए कि जैसे समय का ग्राफ है और इस प्रकार से परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदले, धारा के जो परिमाण है और जो दिशा है वो समय के साथ बदलेंगे, तो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट।
बच्चों ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। जब ये अपने पहले गर्त की ओर जा रहा है या पहला आयाम पूरा करता है तब ये पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद में उतना ही ये नेगेटिव हो जाता है। बच्चों ये डिब्बे बराबर है दोनों, तो जितना पॉजिटिव जाता है उतना नेगेटिव जाता है, उसके बाद में पॉजिटिव जाता है। और बच्चों इसको कहते हैं साइन वेव का स्ट्रक्चर है। साइन वेव इस प्रकार से मूव करती है, इस प्रकार से चलती है। तो बच्चों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्लियर हुआ कि यदि परिमाण व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तो क्या होगा, दिष्ट धारा। और ऐसा कैसे होता है, जैसे सेल में, बैटरी में, इनमें क्या होती है, उदाहरण है दिष्ट धारा के। और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इसमें परिमाण व दिशा समय के साथ बदलती रहती है। और इसका उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे डायनामो, एसी डायनामो। आइए इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जैसे वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, दिष्ट धारा। और इसके उदाहरण क्या है, बैटरी, सेल। और सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट या एसी। तो वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, जैसे एसी डायनामो। अगला हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों ओम का नियम। अब ये तो सबने पढ़ लिया होगा आपने, ओम का नियम तो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं और आप सब जानते होंगे क्या होता है, V बराबर आई आर। इतना सा तो सब जानते ही हैं हम कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जैसे कोई परिपथ है, जैसे ऐसा कोई परिपथ है तो अगर इसकी ताप, तार की लंबाई और मोटाई सारी यदि हम नियत कर दें, स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दे, तो जो इसमें धारा बहेगी बच्चों, जो इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा, धारा के। धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। यही होता है ओम का नियम कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, तार की लंबाई या मोटाई, यानी कि इनको अपरिवर्तित रखें, या स्थिर रहे, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे ये समानुपाती आई। बच्चों हम डेली का डेली कह रहे हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, और यहाँ पे नियतांक क्या है, आर। और आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध या फिर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रतिरोध। आर एक नियतांक है जिसका नाम क्या है, चालक या चालक तार का प्रतिरोध। या शॉर्ट डायरेक्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ओम का नियम क्या हो गया बच्चों कि यदि भौतिक माप, भौतिक मोटाई, लंबाई को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसके बाद में बच्चों रेसिस्टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों हम कार लेके कहीं निकल रहे हैं तो बीच में जो ब्रेकर्स आते हैं वो हमारी गति को क्या करते हैं, अवरोध करते हैं, हमारी स्पीड स्लो करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकर्स का क्या काम होता है, हमें परेशान करना, हमारी गति को परेशान करना। तो उसी प्रकार से जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है,
प्रतिरोध का भी यही काम होता है कि जैसे किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो वहाँ पे वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यही होते हैं प्रतिरोध। कि चालक में धारा के प्रवाह में जो रुकावट बनते हैं, रुकावट का कार्य करते हैं, वो होते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम। बोलो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम। और ओम को कैसे लिखते हैं बच्चों? ठीक है। और यह क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। और जैसे V बराबर आई आर था तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V अपॉन आई। V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V बटे आई। ठीक है, तो याद रखिए ओम का नियम क्या था? ओम का नियम तो था कि V समानुपाती I होता है, या फिर V बराबर आई आर। इसको याद रखिए बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में शायद इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं आपके लेवल के हिसाब से, इसलिए ये याद रखना है। अब प्रतिरोध का मान क्या होता है? V बटे आई। इसके बाद में बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को इस प्रकार समझते हैं कि ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हमने समझ लिया कि क्या होता है? रुकावट या अवरोधक। किसका? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोधक या रुकावट, जिसके कारण धारा की गति धीरे हो जाए, उसे समस्याएं हो गति करने में, अवरोध का कार्य करे, तो उसे कहेंगे प्रतिरोध। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई चालक तार है, यदि उसमें प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। तो यही काम है प्रतिरोध का, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्ग में ब्रेकर्स आए। ठीक है, तो प्रतिरोध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध बहुत सी जगह काम भी आता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेते हैं बच्चों कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ द्वारा एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट जानते हो आप? जैसे ये तार है तो इस तार का क्षेत्रफल, ठीक है, इस काट का क्षेत्रफल ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। और इसका क्षेत्रफल कैसे लेंगे? पाई आर का स्क्वायर। ये है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वाले तार को प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि बात की जा रही इसको कहते हैं रो। रो का मान क्या दे दिया बच्चों कि आर ए बटे एल की, यानी कि यदि लंबाई को एकांक कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एकांक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो जो तार का प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यदि उसकी लंबाई को एकांक कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एकांक कर दिया जाए, तो जो प्रतिरोध होगा वही क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका फॉर्मूला क्या है? रो एल बटा ए। ए क्या है? क्षेत्रफल। एल क्या है? तार की लंबाई। और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और आर से तो हम परिचित हैं, आर क्या है? प्रतिरोध। जब रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? रो की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए बटे एल इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसको रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आर क्या है बच्चों? प्रतिरोध। और एल क्या है यहाँ पे? लंबाई।
और बच्चों जो इसका मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, वो क्या होगा, निकाल लेते हैं अपन। ये प्रतिरोधकता आर क्या है, ओम। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। इसके बाद में है कि प्रतिरोधकता धातु की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। धातु की प्रकृति और ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगी, कि जैसे कोई तार तांबा का है, कोई सिल्वर का है यानी कि चांदी का, तो सिल्वर वाले में प्रतिरोधकता कम होती है और तांबे वाले में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर वाले में तत्वों के बीच में से धारा गुजरने के लिए अच्छी माध्यम होता है, जैसा तांबे में नहीं होता, तांबे में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट है कि प्रतिरोधकता धातु के तार की लंबाई उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, प्रतिरोधकता धातु के तार की लंबाई उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद में बच्चों अगला हमारा टॉपिक है कि विभिन्न कारक एवं चालक के प्रतिरोध पर निर्भरता। सीधा सा मतलब है कि आर किस किस पर निर्भर करता है। तो V बराबर क्या था बच्चों, आई आर। आर किस पे कर रहा है, एक तो V पे, और R किस पे कर रहा है, 1/I पे। ठीक है, उसकी लंबाई L पे निर्भर कर रहा है। और अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध है ना ये तो, ठीक है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बड़ा किया जाए तो घटेगा, यानी कि तार को यदि मोटा किया जाएगा, जैसे तार पहले बारीक था, उसी तार को यदि मोटा किया जाए, तार को मोटा किया जाए तो जो प्रतिरोध का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप यदि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, सॉरी लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, लेकिन यदि आप मोटाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध का मान कम होता है। और ये किसकी निर्भरता है, आर की आई और ए पर निर्भरता। इसके बाद में बच्चों अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, कि जैसे या तो हम एक के बाद एक जोड़ दें, ठीक है, ये तो हो गया श्रेणी क्रम, या हम ऐसे जोड़ दें, जैसे एक है इसके ऊपर समांतर में दूसरा जोड़ दिया, या फिर यहाँ पे तीनों को कनेक्ट किया और ऐसे जोड़ दिया। तो एक के बाद एक जो जुड़ता है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज में। और एक के साथ में समांतर में दूसरे को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं समांतर क्रम। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। बच्चों माना 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, कौन कौन से, R1, R2 एंड R3, तो किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इनके लिए जैसे ये R1 है, R2 है और R3 है, जब हमें निकालना हो R इक्विवेलेंट या फिर
आर परिमाण, परिणामी। तीनों अलग अलग हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि तीनों को जोड़ने के बाद परिपथ का प्रतिरोध बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके लिए क्या निकालते हैं? परिणामी। और इसका श्रेणी क्रम का परिणामी निकालते हैं R1, R2, R3, तीनों को जोड़ के। मतलब इसका इजी होता है कि जो दिया हुआ है तीनों को ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा? श्रेणी क्रम में परिणामी। इसी प्रकार से बच्चों जब समांतर क्रम की बात होगी तो ये एक के ऊपर एक जुड़े हुए होंगे। जैसे पहले श्रेणी क्रम को पूरा पढ़ लेते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध या परिणामी उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। डायरेक्ट योग है बच्चों, तीनों को डायरेक्ट जोड़ा है, डायरेक्ट योग किया है। जैसे R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कह दो, परिणामी प्रतिरोध कह दो, या क्या कह सकते हैं, और कुल प्रतिरोध। जो कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों तारों के मध्य धारा तो समान रहती है, लेकिन दोनों तारों के सिरों पर वोल्टता अलग अलग होते हैं। सजावटी लड़ियों में बल्ब श्रेणी क्रम में होते हैं। बच्चों हमने दीपावली पे हम सीरीज लेके आए जिसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं और ऐसी बड़ी सी सीरीज होती है। इनमें एक बल्ब खराब होने पर सारी सीरीज खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये बल्ब है, इसके दो तार हैं, तो ये तार आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये अगला वाला अगली के जुड़ा हुआ होता है, ये फिर आगे वाले के जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर ये खराब हो गया तो परिपथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ से करंट जाएगा तो सही, वापस अगले वाले में नहीं जा पाएगा। इसलिए जब एक बल्ब खराब होता है तो पूरी सीरीज ही खराब हो जाती है। उसको सीरीज ही कहते हैं बच्चों, या फिर हिंदी में हमने कह दिया सजावटी लड़ियों में। इसके बाद समांतर क्रम है बच्चों, और समांतर क्रम का डायग्राम इस प्रकार होता है। जैसे एक प्रतिरोध तो ये हो गया एक, और बीच में भी एक। ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जुड़ने का तरीका ये होता है। जुड़ने का तरीका ये होता है, जो तीनों जुड़े हुए होते हैं वो एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं और वहां से उस पॉइंट से फिर परिपथ में जुड़ जाते हैं। माना कि R1, R2 व R3 हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा R परिणामी या तुल्य या कुल बोल दो, तो उसका मान इस प्रकार से होता है बच्चों। ये एक के बटे में है और उसका मान होगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। वो इस प्रकार से होता है बच्चों। समझ में आया कि श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो, और जो समांतर क्रम होता है उनमें एक के बटा में जोड़ा जाता है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों जब हमारे पास इसका टॉपिक आएगा, कि इसमें आंकिक प्रश्नों में समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट या फिर 1/R तुल्य, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होता है? ये एक अलग प्रतिरोध, ये एक अलग प्रतिरोध और ये एक अलग प्रतिरोध, और इन तीनों के योग के बराबर होता है। जैसे यदि R1, R2, R3 तीन समांतर क्रम के प्रतिरोध हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार होगा? R तुल्य बराबर 1/R1, 1/R2
1/R3। ठीक है बच्चों, इसमें आगे पढ़िए कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तार की धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में क्या था कि आपने सारे एक सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, 3 जोड़ दिए सपोज करो, तो यहाँ पे जो धारा होगी वही यहाँ पे धारा होगी। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा होता है ना, 3 है तो यहाँ पे जो धारा होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी। और वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज है वो यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम नहीं होगा, इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है। और जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे फैन है, मिक्सी है, बल्ब है, ये सब श्रेणी क्रम में होते हैं। क्यों, सॉरी, समांतर क्रम में होते हैं। अगर श्रेणी क्रम में होता तो जैसे बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाती है बच्चों। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा होता है ना कि एक खराब हो गया, होने दो, और सब वैसा का वैसा चलेगा। इसलिए घरेलू उपकरण होते हैं, हमने दिमाग लगाया और समांतर क्रम में जोड़े। इस पर एक नोट है बच्चों, नोट ये है कि खंभों से घरों तक जो विद्युत आता है, जो हमारे बिजली के तार से हमारे घर तक जो आता है, तो वो किस में आता है, श्रेणी क्रम में। जबकि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समांतर क्रम में चलते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन हो गया ना कि हमने तो बात की थी समांतर क्रम की, लेकिन आपने तो कह दिया कि जब घर में आता है वो तो श्रेणी क्रम में आता है, उसके बाद में समांतर क्रम में आता है। ये बात की जा रही है जैसे पावर हाउस से खंबे हमारे घर के पास वाले खंबे तक, ट्रांसफार्मर तक आता है और वहां से हमारे घरों में आता है। तो घर में अंदर मीटर तक आएगा, तब तक आएगा श्रेणी क्रम में। उसके बाद में हम मीटर से जो लाइन लेते हैं और इसमें उपकरण जोड़ते हैं कोई से भी, तो वो होते हैं समांतर क्रम में। और एक चीज ये और देख लो कि श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब भी ज्यादा प्रकाश देता है। क्यों? क्योंकि धारा समान रहती है। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि धारा समान रहती है। क्योंकि समांतर क्रम में कम वाट का बल्ब इसकी अपेक्षा कम प्रकाश देता है, क्योंकि धारा कम हो जाती है। सारे जब समांतर क्रम में उपकरण लगे हुए हैं तो सारों में धारा बट जाती है, धारा का मान श्रेणी क्रम की तुलना में कम हो जाता है। इसके बाद में बच्चों हमारा अगला टॉपिक है चालकता। और चालकता क्या होती है कि जैसे प्रतिरोध है, ये क्या है? रुकावट। प्रतिरोध क्या है बच्चों? रुकावट। यदि प्रतिरोध का उल्टा कर दे, ठीक है, 1 बटा प्रतिरोध कर दे, तो ये तो परिपथ के लिए बेस्ट हो गया। यदि प्रतिरोध कम होगा तो इधर परिपथ की धारा का मान बढ़ेगा। तो ये तो परिपथ के लिए बेस्ट हो गया ना कि प्रतिरोध कम है, तो उसको जो बेस्ट हुआ उसको कहा गया चालकता। यानी कि प्रतिरोध को कम करे तो चालकता का मान बढ़ेगा। चालकता क्या है? प्रवाह की दर, जो आवेश प्रवाह में जो सहयोग देता है वो होता है चालकता। और जो सहयोग छीन लेता है या रुकावट देता है वो होता है प्रतिरोध। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों कि पदार्थ का वह गुण जो आवेश के प्रवाह में ऋषि को क्या कहते हैं बच्चों? धारा। आवेश प्रवाह की दरी क्या होती है? धारा। तो आवेश के प्रवाह में सहयोग प्रदान करता है वो होती है चालकता। और चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी कि चालकता को क्या कहेंगे? 1/R। चालकता को किससे दर्शाते हैं बेटा? सिग्मा से। ठीक है, और R क्या है? प्रतिरोध। हमने लिखा भी हुआ है कि चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। जो इसका मात्रक होता है सीमेंस, इसे S से सूचित किया जाता है। बच्चों सीमेंस या साइमन को मऊ से भी दर्शाते हैं। सॉरी, ये होता है मऊ, इससे भी दर्शाया जाता है। और ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इसलिए चालकता कम होती है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो
तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, तो चालकता का मान हमेशा घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता का मान अपने आप कम हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों विशिष्ट चालकता। हमने जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम किया तो क्या है, चालकता, ठीक है। और जब हम रो का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगी, विशिष्ट चालकता। यहां पे रो क्या था बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, और आर क्या था, प्रतिरोध, ठीक है। तो सिग्मा बराबर 1/रो। इसकी डेफिनेशन फिक्स है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसके बाद में बच्चों हमारा टॉपिक विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति का सीधा सा परिभाषा है कि विद्युत परिपथ में होने वाले कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। कि जैसे कोई भी फैन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो कितनी देर जले, कितना जले, ये सब ही बताएगी हमें विद्युत शक्ति, कैपेसिटी। और इसका मान क्या होता है, कार्य बटा समय, की कार्य कितनी देर के लिए किया गया, वही हो जाएगा विद्युत शक्ति। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, P बराबर W/T। और W को क्या लिखते हैं, VIT। तो VIT यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आ गया VI, क्योंकि T से T कट गया। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया VI, और P को V/R भी लिखते हैं। और जब इन दोनों को मिलाया गया तो अगला फॉर्मूला हो गया P बराबर I²R। यही किसके बराबर है, P बराबर VI के। और यही किसके बराबर है, W/T के। इस प्रकार से हमें V के 3 फॉर्मूले मिल गए। और बच्चों एक यूनिट की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ कि एक यूनिट का मान कितना होता है, ये हमारे हर यूनिट में काम आ रहा है बच्चों, एक यूनिट। और एक यूनिट ऐसे कैसे लिखते कैसे हैं, KWH, किलोवाट घंटा। और विद्युत ऊर्जा की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बच्चों ये तो वही विद्युत शक्ति थी बच्चों, ये थी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, तो इसका मान होता है विद्युत शक्ति बटा समय। यानी कि जो हमने P निकाला उसको यदि T से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का मान किस प्रकार निकाला जाता है, इसका हम एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल भी है जिससे हमें क्या निकालना है, खर्च शक्ति। खर्च शक्ति मतलब कार्य जो किया गया उसकी दर, या फिर ऐसे समझ लो कि हमसे पूछा है P, ठीक है, P की वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1.5 ओम। R का मान क्या दिया हुआ है, 5 ओम। और क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई है कितनी, 150 वोल्ट। तो आप ऐसा कुछ फॉर्मूला देखिए इसमें इन दोनों की ज़रूरत हो और हम क्या निकाल सकते हैं, P, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला याद कीजिए इसमें R और V की सहायता से आप P का मान निकाल पाओ। एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ कि I²R, यानी कि I हो और R हो तो आप P निकाल सकते हो, V हो एंड I हो तो आप P निकाल सकते हो, ठीक है। W हो और T हो तो आप V निकाल
सकते हो। आपके पास क्या है बच्चों, V और R, और V और R में एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर V बाई R, जो हमने लिखा हुआ भी है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे निकालेंगे कि P बराबर V बाई R। V कितना है बच्चों, 150 वोल्ट, और R कितना दिया हुआ है, 5 ओम। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ, आपसे पूछना चाहता हूँ, 30। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, के नहीं, इसका मात्रक होगा वोल्ट पर ओम। बच्चों इस प्रकार से इस यूनिट में और इस लेक्चर में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न करेंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अग्निवीर की तैयारी में अपनी जी जान लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।